अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। एमजीटी 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैनेजरियल रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जिस तरह आप मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप जिस के रिश्ते को या जिस किरदार को अदा कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ बिहेवियरल जो है वो बिहेवियर भी सेट करना पड़ता है। अपने आप के कुछ सेट ऑफ बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसा कि आप अगर एक बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं घर में, तो आपको बेटे की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा। आपको हर चीज़ जो कर रहे हो तो वो एक बेटे की तरह करनी होती है। लेकिन अगर आप एज अ फादर घर में हैं, तो आपको फिर वो उस तरीके से मेच्योरिटी के साथ हर चीज़ को संभालना और उस हिसाब से जितनी जिम्मेदारी है उस हिसाब से किरदार अदा करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप ऑफिस में हैं, तो अगर आप एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, तो आपको एम्प्लॉय का एक किरदार होता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस किरदार की, वो सारी प्ले करनी पड़ती हैं। इस तरह अगर आप मैनेजर हैं, तो आपको मैनेजर का एक किरदार अदा करना पड़ता है। कुछ सेट ऑफ बिहेवियर होता है, यानी आपको उस हिसाब से बिहेव करना होता है जिस हिसाब से आपका किरदार उस वक्त चल रहा होता है, ठीक है। जो पर्टिकुलर पोजीशन आपकी उस वक्त होती है, उस हिसाब से आपको रोल प्ले करना पड़ता है। तो यही चीज़ आज हम पढ़ेंगे कि एक मैनेजर को कितने किस्म के रोल प्ले करने पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले रोल क्या होता है, किरदार क्या होता है? तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर होता है जो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन, किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। जिस भी पर्टिकुलर पोजीशन में हैं आप, उस वक्त आपको एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ बिहेवियर आप उसके साथ रिलेट कर रहा होता है, एसोसिएटेड होता है। तो जिस पोजीशन पे आप होंगे उस हिसाब से आपको वो बिहेव करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो आज मैनेजरियल रोल्स हैं, इनको डिस्क्राइब करने वाले या इनको हम तक पहुंचाने वाले कि ये इतने रोल्स हो सकते हैं, ये जो इनके कह सकते हैं रिसर्चर हैं, वो हैं डॉक्टर हेनरी मिट्सबर्ग, ठीक है। इनका नाम आपने याद रखना है। ये एक प्रोमिनेंट मैनेजमेंट रिसर्चर हैं। इनका ये कहना है कि एक मैनेजर जो है वो उसको मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो रोल्स जो है वो प्ले करने पड़ते हैं अपनी वर्क प्लेस पे, ठीक है। और वो किस तरीके से हैं, उन्होंने कहा कि ओवरऑल 3 किस्म के, ठीक है। ओवरऑल 3 किस्म के रोल्स हैं। एक है इंटरपर्सनल रोल्स, दूसरे हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स और तीसरे हैं डिसीजनल रोल्स, ठीक है। इनके अंदर कुछ सब रोल्स भी हैं कि इंफॉर्मेशन इंटरपर्सनल में कौन कौन से आएंगे या फिर इंफॉर्मेशनल में, डिसीजनल में। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि इंटरपर्सनल रोल में क्या होता है। इंटरपर्सनल रोल में ये है कि आप जब लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यानी वो सारे किरदार जो आप लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ होगी, जब कोई पर्सन आउटसाइडर है उसके साथ जब आप इन्वॉल्व होते हैं, उससे बात करते हैं, आप उनको ड्यूटीज़ देते हैं, ठीक है। जितनी भी आपने सिम्बॉलिक नेचर की काम करने हैं, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आप प्रेजेंट उसको कर रहे हैं, उसको उसके लिए आप यानी कि उसकी वो कहते हैं ना फ्रंट फेस की तरह आप जो सामने आते हैं, तो वो सारे कितने रोल्स होते हैं, इंटरपर्सनल रोल्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें आगे कितने होंगे, फिगर हेड, लीडर, लेजेंड, इसको हम डिटेल आगे पढ़ते हैं। दूसरा रोल है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना, कलेक्ट करना, डिसमिनेट करना, कि यानी किसको क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, कौन सी सीक्रेट रखनी है, कौन सी एम्प्लॉयज़ के पास जाएगी, कौन सी मीडिया के पास जाएगी, यानी ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बारे में मॉनिटर करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इन्फॉर्मेशनल रोल में आएंगी। तीसरा किरदार जो होता है वो है डिसीजन लेने का। तो डिसीजन मुख्तलिफ किस्म के होता है। बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको लेना पड़ता है, डिस्टर्बेंस हैंडलर, निगोशिएटर, ये सारी चीज़ें यानी कि डिसीजन हिसाब से जितने किस्म के डिसीजन लेने पड़ते हैं वो डिसीजनल रोल में आते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ जो है वो हर एक के अंदर तीन तीन चार चार रोल्स हैं, तो हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इससे अच्छा है जो मतलब नीचे यहाँ पे टेबल दिया गया ये वाला, इससे मैं आपको समझाऊँ तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। अब इंटरपर्सनल रोल के अंदर 3 किस्म के रोल होते हैं। एक होता है फिगर हेड का, दूसरा होता है लीडर का, तीसरा होता है लेजेंड का। फिगर हेड को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो सरबराह, ठीक है। सरबराह, जिस तरह घर का सरबराह होता है ना, कि जैसे भी कोई घर में आए तो आप क्या कोशिश होती है कि घर का जो सरबराह होता है वो उनको वेलकम करे, वो नुमाइंदगी कर रहा होता है पूरे घर की, उस घर की नेचर कैसी होगी, उस घर में क्या होता है, उसका किस तरीके से कल्चर है, उस सारे को प्रेजेंट करने वाला कौन सा बंदा होता है, घर का सरबराह होता है, ठीक है। इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जो हेड होता है, जो फिगर हेड है, जो सरबराह है, वो इसका सिम्बॉलिक हेड है, ठीक है। यानी वो उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, वो बताएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये अब इसकी यहाँ पे आगे मिसाल भी आप दे सकते हैं कि ग्रीटिंग विजिटर्स, जो विजिटर आते हैं उनसे मिलना जुलना, ठीक है। साइनिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, अब जाहिर सी बात है ये डॉक्यूमेंट्स भी तो सरबराह जो है वो साइन करता है ना, कोई और तो नहीं कर सकता। तो इस तरीके सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये किसने करनी होती है, बीइंग अ फिगर हेड एक मैनेजर ने करनी होती है। दूसरा रोल जो है वो लीडर का रोल है। लीडर ने क्या करना है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करना है। उसके अलावा वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनको ट्रेनिंग देनी है, जो भी उसकी ड्यूटीज़ उसके रिलेटेड बनती हैं वो सारी इस किस्म की ड्यूटीज़ भी जो है वो लीडर के रोल में आती हैं। उनको लीड करना है, अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रही तो उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, ठीक है। उनको मोटिवेट भी रखना अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये सारे काम किस लिए होंगे, बीइंग अ लीडर आपको करना है इंटरपर्सनल रोल के अंदर। अगला है लेजेंड का रोल। लेजेंड आप कह सकते हो किस्म का कि ब्रिज,
एक ब्रिज आप बनते हो आउटसाइडर और अपने इनसाइडर के दरमियान। और आपको लेजन यानी कि आपने जो बाहर के लोग बहुत आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपके अंदर के लोग नहीं चला रहे होते, ठीक है, यानी जो आपके साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं सिर्फ उन पे नहीं डिपेंड कर रहे होते आप। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके आउटसाइडर्स के साथ भी होती हैं, ठीक है। आउटसाइडर्स भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रखते होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो पोजीशन पे और उसके जो है ग्रोथ पे। वो आपसे को बाहर से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुख्तलिफ फेवर्स दे रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके रबते होते हैं, तो उनके साथ ताल्लुकात मेंटेन रखना ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हालात ठीक रहें, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेनेंस के लिए और बाहर वालों के साथ मेंटेन करने के लिए आपको दरमियान में ब्रिज बनना होता है, ठीक है, यानी उनके साथ ताल्लुकात को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है एज इंटरपर्सनल आपको करनी पड़ती है, इंटरपर्सनल रोल होता है ये। अगला रोल है इन्फॉर्मेशनल रोल और इसके अंदर भी 3 रोल है, एक मॉनिटर का, फिर डिसमिनेटर का और फिर अगला क्या है स्पोक्स पर्सन का। मॉनिटर को क्या करना होता है, मॉनिटर आपको क्या करना है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन की हर इन्वायरमेंट का, हर एक्टिविटी का ध्यान रखना है कि क्या कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी इंटरनल है, कौन सी एक्सटर्नल है, हर चीज़ को समझना और उसके माहौल ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को समझना, हर चीज़ मॉनिटर करके रखना, ठीक है। यानी कि पीरियडिकल रिपोर्ट्स वगैरह आप रीड कर रहे हो, रिपोर्ट से आपको ये पता चल रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किस हद तक पहुंचे हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल कॉन्टैक्ट्स को मेंटेन रखना, इससे भी आपको पता चलता रहता है, आप मॉनिटर करते रहते हो कि हाँ इस वक्त ये इतनी ग्रोथ हो रही है, हर बंदा फलाना टाइम पे आ रहा है, फलाना नहीं आ रहा है, इस तरीके से मॉनिटर करना चीज़ों को। अगला रोल होता है डिसमिनेटर का, यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको पता चल गया कि ये प्रोजेक्ट है, ये इतना काम कर चुका है, या लोग इस टाइम पे आ रहे हैं, इस टाइम पे जा रहे हैं, तो ये जितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, चाहे आपको इनसाइडर से मिले, आपके सब ऑर्डिनेट से मिले, या आउटसाइडर्स जो आपको देते हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद ये डिसाइड करना कि मुझे किस बंदे को कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे कि आप इन्फॉर्मेशनल मीटिंग्स हैंडल कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि आपने उस मीटिंग में कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे बतानी है ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। उसके अलावा जब फ़ोन कॉल्स इन्फॉर्मेशन की आती हैं, उन पर अभी आपको सब कुछ होता है कि आपको पता होता है कि आपने कितनी इन्फॉर्मेशन बाहर देनी है, कितनी अंदर देनी है, यानी इस तरीके के काम करना कि इन्फॉर्मेशन के ये सोचना कि किसको कितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगली चीज़ है स्पोक्स पर्सन, यानी कि आपको बीइंग अ स्पोक्स पर्सन भी खड़े होना पड़ता है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसकी वजह से जिससे आपको अपनी मीडिया को भी अवेयर करना पड़ता है कि हाँ इसमें ये पॉलिसीज़ चल रही हैं, ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये इस तरीके से हो रहा है, अपने एक्शंस, अपने रिजल्ट्स, उनके प्लान्स, हर चीज़ आपको आउटसाइडर्स को बतानी पड़ती है। तो फिर उस वक्त आप एक वो नुमाइंदे के तौर पे अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे आपको बोलना होता है मीडिया के सामने या किसी भी बाहर बंदे के सामने। जैसा कि आपने अगर किसी से प्रोजेक्ट लेना है, आपके पास कोई आया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर वगैरह है, तो वहाँ पे इतने सारे जो है वो बोर्ड मीटिंग अगर आपको ये अटेंड करना है, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फाई करना होता है अपने सीनियर्स को, तो उस वक्त भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात करनी होती है, ठीक है। तो ये सारे रोल्स क्या हैं, इन्फॉर्मेशनल रोल्स। अगले रोल हो गए डिसीजन रोल्स, ये 4 होते हैं। बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स को की इंप्रूवमेंट के लिए जितने आपने जो है वो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए या उनको शुरू करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको अवेल करना है या नहीं करना, किस तरीके से अवेल करना है, यानी वो डिसीजन के मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से काम करना है, वो सारे डिसीजन क्या है बीइंग एंटरप्रेन्योर आप लेंगे। या जो स्ट्रेटजी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करेंगे, कौन से न्यू प्रोग्राम शुरू होंगे, क्या सेशन होंगे, क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें। फिर है डिस्टर्बेंस हैंडलर का, कि ज़ाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी अच्छी चल रही हो, हर चीज़ परफेक्ट हो, फिर भी जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे डिसीजन आए दिन हो रहे हैं, इतना सारी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, तो डिस्टर्बेंस भी होती है, ठीक है। कभी किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए, उस वजह से होते थे, कभी वर्कर्स के आपस में कोई अनबन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए उसको हैंडल करना भी एक मैनेजर का काम होता है, और ये उसका डिसीजनल रोल होता है। उसने डिसीजन लेना है क्या मुझे क्या करना है, उसको फेस करनी होती हैं ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस। अगला रोल जो है वो रिसोर्स एलोकेटर का है, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मनी है, चाहे आपके पास लोग हैं, वो भी आपके रिसोर्स हैं ना, कि तो रिसोर्स के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा आपकी मनी हो गई, टाइम हो गया कि कितने वक्त में काम होना है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, बताना कि इस प्रोजेक्ट पे इतना पैसा लगेगा, उसका बजट बनाना, फ़लाँ बंदा फ़लाँ काम करेगा, यानी कि स्केड्यूल करना, लोगों के लिए टाइमिंग सेट करना, यानी कि रिसोर्सेज के हवाले से जितनी एलोकेशन करने वाली है वो सारी करना भी, ये भी एक डिसीजनल रोल होता है और ये भी एक मैनेजर को करना होता है। अगला रोल है नेगोशिएटर का रोल। नेगोशिएटर यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेजर निगोशिएशन के लिए, यानी कि जैसे कि आप पार्टिसिपेट करो किसी यूनियन में कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर मैंने बात की थी, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज होंगी और वो उन कंपनीज में से आपको निगोशिएट करना होता है और सामने वाले को जैसे कि कन्विंस करना है कि हाँ वो प्रोजेक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, उसके लिए आप तरला तो नहीं मार सकते हो, जाहिर सी बात है। आप उसकी मेरा तरला नहीं करोगे, बल्कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस से उसको इंप्रेस करने की कोशिश करोगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करोगे वहाँ पे, यानी कि इस किस्म की सिचुएशंस को हैंडल करना भी ये भी एक डिसीजनल
सिचुएशन है, आपका डिसीजन होगा। आपको पता होगा कि मैंने किस तरीके से सामने वाले को जो है वो मुतमईन करना है, किस तरीके से उसको जो है वो अपने जो है वो एतबार में लेना है और उससे वो काम करवाना जो मैं करवाना चाहता हूँ, और मैं उसको मजबूर भी नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ अपनी बातों से, अपनी परफॉर्मेंस से ऐसा करना है। तो ये सारे रोल होते हैं, किरदार होते हैं जो एक मैनेजर को बीइंग अ मैनेजर मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में प्ले करने पड़ते हैं। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की भी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उससे के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे और कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।